क्वेश्चन आया, मैंने फार्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी मान लो E2, एक E1 मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो चेंज इन एनर्जी भी होगी। तो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 13.6 जेड स्क्वायर 1/p² माइनस 1/q²। ये चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला बस हमें वही यूज करना है। इन हाइड्रोजन लाइक आयन the energy difference between second excitation energy and the ground state, second excitation energy यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, n की वैल्यू जब 1 है तो ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और n की वैल्यू 3 है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इसका मतलब यहाँ पर जो हायर स्टेट है वो 3² होता है, और जो लोअर स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट है, तो वो 1²। बात समझ में आ गई होगी आपको। थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पे, थर्ड है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये हमें दिया है डेल्टा ई। कितना दिया है ध्यान देंगे, हम अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को एक पूरी तरह से सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। 108.8 क्या दिया है? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, ये ध्यान में रखना है। जेड है तो कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर पूछा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयन। अब ये 1/p² लेंगे, तो 1/p² यानी 1/1² 1/3² यानी 9, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 13.6 है, तो और ये 108.8 है, तो 108.8 अपॉन 13.6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। z², और ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8/9, तो इसका मतलब z² इज इक्वल टू, रीअरेंजिंग द टर्म 108.8 इंटू 9 अपॉन 13.6 इंटू 8। 8 से अगर ऊपर डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 1, 8 3 ज़ा 8 6 ज़ा, तो ऊपर 13.6 आ गए। डिनोमिनेटर में 13.6 था, 13.6 कैंसिल हो जाएगा, z² इज इक्वल टू 9 आया। इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई है। क्या बात समझ में आ गई है? इस क्वेश्चन की भी बढ़ते डायरेक्टली, सिंपल क्वेश्चन था ये, पर इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आने के नीट और जी में ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है, मैं थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दूं। हमें ये पता है एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यानी ऑर्बिट नंबर 1 है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 समथिंग 4 आ जाएगी। फिर n की वैल्यू हम लेंगे 3, तो यहाँ पे होती है -1.57 आई थिंक। फिर n की वैल्यू 4 लेंगे तो ये हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन, और आगे चलते रहेगा कार्बन इस तरह से। तो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा हुआ। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में ये बेस वैल्यू हो गई ग्राउंड स्टेट। whenever electron jumps from any higher orbit to ground state, any higher orbit to ground state, आगे इंफिनिटी से आएगा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की एनर्जी 0 होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन वहां पे निकलने वाली है उसकी सीरीज बनती है लाइमन से। फिर सेकंड ऑर्बिट पे अगर आएगा तो बाल्मर सीरीज बन जाएगी। थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो पास्कल सीरीज,
फोर्थ ऑर्बिट पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज और फिर फंड सीरीज, ये ऑलरेडी आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें दो चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे पहले तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्यू क्यू हायर ऑर्बिट से पी लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन क्यू द हायर ऑर्बिट से पी द लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो उसकी वेवलेंथ आएगी 1 अपॉन लैम्डा पी इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर आर इनटू ब्रैकेट, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो गया wavelength of the radiation emitted when electron jump from q orbit to p orbit। ठीक है, अब हमेशा ध्यान में रखना है सीरीज कोई भी हो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज यूवी रेंज में आती है, बाल्मर सीरीज विजिबल में आती है, और बाकी के जो तीनों है वो इंफ्रारेड में आते हैं। अब सीरीज कोई भी हो, सबके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब अगर सीरीज लाइमन है तो पी की वैल्यू हमेशा क्या हो, 1, क्योंकि लोएस्ट ऑर्बिट तो 1 है लाइमन की। अगर सीरीज बाल्मर है तो लोएस्ट ऑर्बिट यानी पी की वैल्यू हमेशा 2 होगी। मान लो पास्चल सीरीज है तो पी की वैल्यू हमेशा 3, ब्रैकेट है तो पी की वैल्यू हमेशा 4, फंड है तो पी की वैल्यू हमेशा 5 होगी। ये तो हमें बेसिक पता है कि लाइमन सीरीज के लिए जो लोएस्ट ऑर्बिट है पी वो 1 होगा, बाल्मर सीरीज के लिए 2 होगा, पास्चल सीरीज के लिए वो 3 होगा, एंड सो। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करना है, हमें क्यू की वैल्यू कंसीडर करना है कि वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां से जंप करेगा और शॉर्टेस्ट के लिए कहां से जंप करेगा। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फंडा है तो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट है हायर ऑर्बिट। जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कंसेप्ट आएगा तो नियरेस्ट ऑर्बिट से जंप करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज ले लो, तो लाइमन सीरीज का बेसिक ऑर्बिट है 1 यानी पी की वैल्यू 1 है, तो उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां से आएगी, जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा, उसका नियरेस्ट 2 है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है उसके नियरेस्ट ऑर्बिट से बनेगी, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी लाइमन सीरीज के लिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मान लो बाल्मर है तो बाल्मर का बेसिक जो है वो 2 है, पी की वैल्यू। अब बेसिक 2 है तो उसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनेगी 3 से, क्योंकि नियरेस्ट हायर ऑर्बिट। मान लो पास्चल सीरीज है, पास्चल सीरीज का बेस जो है वो 3 है तो उसकी लॉन्गेस्ट बनेगी 4 से। ब्रैकेट सीरीज का बेस 4 है तो उसकी लॉन्गेस्ट बनेगी 5 से, और फंड सीरीज का बेस 5 है तो लॉन्गेस्ट बनेगी 6 से। तो जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कंसेप्ट आए तो कोई भी सीरीज हो उसका हायर नियरेस्ट ऑर्बिट लेना है। तो यहाँ पे लाइनिंग P1 हो गया बेसिक, और हाईएस्ट नियरेस्ट ऑर्बिट 2 हो गया, वो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। बाल्मर के लिए बेसिक 2 है और हाइयर के लिए 3 लेंगे, वो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, λ1 λ2 निकालेंगे और λ1 λ2 का रेशियो ले लेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट पूछा है तो हम लॉन्गेस्ट में जाएंगे, पर कंसेप्चुअली शॉर्टेस्ट भी समझना है। लॉन्गेस्ट के लिए हमको नियरेस्ट ऑर्बिट से जंप करवाना है, तो शॉर्टेस्ट के लिए बिल्कुल दूर वाला ऑर्बिट है इंफिनिटी से जंप करवाना। तो अब सीरीज कोई भी हो, सीरीज कोई भी हो, सारे सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्यू हमेशा इंफिनिटी रहे। सीरीज कोई भी हो, सबसे दूर वाला ऑर्बिट इनफिनिट ऑर्बिट है, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ये टर्म वैनिश हो जाएगी, सिर्फ यही रहेगा, लाइमन है तो 1, बाल्मर है तो 2, पास्चल है तो 3, इस तरह से। तो लॉन्गेस्ट के लिए नियरेस्ट हायर ऑर्बिट और शॉर्टेस्ट के लिए फारदेस्ट ऑर्बिट हायर क्यू की वैल्यू। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इस प्रॉब्लम को अच्छे से बना लेते हैं। क्या बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ रहे हैं क्या? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
पहले 1/λ/1/λ r इंटू दैट 1 डायमंड के लिए ये 1 स्क्वायर यानी 1 और 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा 3r/4। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे, तो 4/3r हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गया डायमंड के लिए, वालम के लैम्बडा r इंटू ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये अच्छे से लिखना है हमेशा, यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं उसका स्क्वायर है। तो r इंटू ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 5r/36 हो जाएगा। तो लैम्बडा टू की वैल्यू हो गई 36/5r। अब हमें सिर्फ रेशियो लेना है λ1/λ2 इक्वल्स टू λ1/λ2। λ1 है 5r/36, नहीं सॉरी λ1 कितना आया हमारा 4/3r है क्या, 4/3r, और ये है तुम्हारा 5r/36। तो इसको अच्छे से लिखेंगे 4 इंटू 36/5 इंटू 3, आर तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, कुछ है क्या ऑप्शन है सब, ये कुछ गलत लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। 4 इंटू 3 1 3 2 अपॉन 5 है क्या, क्या गलती हो रही है यहाँ पे, देखो कुछ गलत हुआ है क्या। 36 4/3r रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 4/3r, और हाँ यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, देखो ध्यान दो, कैलकुलेशन करते समय मैंने वैल्यू गलत डाल दिए हैं। यही एग्जाम में ध्यान देना है, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यूज आपकी सही है देखना बहुत जरूरी है। वैल्यूज गलत कर दिए तो आंसर भी गलत हो जाएगा। ये देखो λ1 कितना है हमारा, यहाँ पे मैं निकाला λ1 4/3r, और λ2 हमारा 36/5। इसको अच्छे से लिखा था मैंने 4/3r 5r/36। तो अभी हमारी आंसर बराबर आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये 4 9s are 36। तो 5/20 से बना तो आर कैंसिल हो गया, 5/20 से आंसर आया। क्या क्लियर है क्या, अरे बात समझ में आई क्या, हेलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ये सारी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, 2025 का क्वेश्चन है। An electron in ground state of hydrogen atom has orbital radius, already r1 दिया हुआ है, हम लेते हैं ना 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये वही है। While that for the electron in third excited state, first excited state n is equal to 2, second excited state n is equal to 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n is equal to 4। तो अब रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू दैट इन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड, एक्साइटेड कौन सी दी है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट दी है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, देखो ध्यान दो, R1 हमें दिया है, R1 हमें दिया है, सॉरी R1 और R2 हमारे पास दिया हुआ है, R1 एंड R2 C1, और हमें पूछा है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें N1 और N2 भी पता है, N1 है 1 ग्राउंड स्टेट के लिए और N2 है 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो R1 पता है, R2 पता है, N1 is equal to 1 पता है, N2 is equal to 4 पता है। अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालें। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो mvr is equal to nh/2 और दूसरा है डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p, सॉरी mvr is equal to nh/2 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। p क्या होता है, mv होता है, h/mv बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि mvr is equal to nh/2 से h/mv की वैल्यू निकालेंगे।
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई से हमने क्या किया यहाँ पे एच अपॉन एम वी निकाल लिया, वो आया टू पाई आर अपॉन एन, दिस वन। और यही एच अपॉन एम वी की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो लैम्बडा इज टू पाई आर अपॉन एन आ गया। इसका मतलब लैम्बडा इज डायरेक्टली टू आर एंड इनवर्सली टू एन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी अलग अलग क्वेश्चन में आपको काम में आएंगे ये फॉर्मूला। लैम्बडा इज डायरेक्टली टू आर एंड इनवर्सली टू एन, तो हो गया हमारा काम। लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 इनटू n2 अपॉन n1 कर लो, खत्म। हमारे पास r1 r2 दिए है, n1 n2 दिए है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैं समझ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से आज हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से बन गए हैं। तो मैं होप आशा कर रहा हूँ कि आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ गया होगा। एक क्वेश्चन में हमें दिक्कत आई थी, जिसमें मुझे लगता है कि उसका स्टेटमेंट शायद राइट था या नहीं टाइपिंग में, इसकी वजह से उसमें दिक्कत आई थी। तो मैं वो अगले लेक्चर में वो क्लियर करवा दूंगा। तो आप लोग अभी ये लेक्चर आपने देख लिया अच्छे से, अगर आपको अच्छे से समझ गया है तो फिर से देखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझा तो फिर से देख लेना। और अगर आपको अच्छे से समझ गया है तो सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो। मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ ग्रुप पे भेज रहा हूं। तो ठीक है, सबको गुड नाइट। तो सेशन को एंड कर देते हैं फिर हम।